हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज हमको पढ़ना है पार्ट नंबर 5 अपने चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी EMI का। ठीक है, और ये हमारा क्लास 12 है, महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस। और हम लोग न्यू, आप देख रहे हो, न्यू इंडियन एरा। और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स को। ठीक है, और मेरा नाम है प्रशांत। आप मुझसे यहाँ पे इंस्टाग्राम में कॉन्टेक्ट कर सकते हो और आप सारी हैंड रिटन नोट्स मेरे से ले सकते हो टेलीग्राम में ज्वाइन करके। टेलीग्राम में मैंने ज्वाइन होने के लिए लिंक आपको पहले से ही दे रखी है, तो प्लीज़ वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए और आपको सारी नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। सो गाइस फाइनली इसके पहले हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ लिया था, एडीज करंट पढ़ लिया था, फिर उसके बाद हमने एनर्जी है जो हमारा इंडक्टेंस का रिलेशंस है, सोलेनॉइड के साथ इंडक्टेंस, ईच एंड एवरीथिंग हमने पढ़ लिया था। और गाइस आज हमको पढ़ना है कि एनर्जी स्टोर्ड इन दी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। आज हमको उसके बारे में देखना है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम आज पढ़ेंगे, बहुत ही मजा भी आने वाला है। अब ये आप मत पूछो कि यार अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अब बहुत सारे बच्चों को यही नहीं मालूम होगा यार, जो भी मैग्नेट रहता है ना, तो मैग्नेट के अगल बगल जो भी मैग्नेटिक फील्ड, ये लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती हैं, वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। ठीक है, तो यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड रहता है, ये बच्चों को भी मालूम है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि हमको पता है गाइस, हमको मालूम है कि टोटल एनर्जी जो भी स्पेंड होगी टू बिल्ड अ करंट, तो वही हमारा इंडक्टेंस भी बनाएगा। क्योंकि हमने देखा था कि इंडक्टेंस क्या होता है कि अगर मान लो हमारा फ्लक्स चेंज होता है, तो फ्लक्स चेंज किसकी वजह से होता है? करंट की वजह से। अगर करंट की वजह से हमारा फ्लक्स चेंज हुआ, और अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो हमको ईएमएफ यानी ई मिलता है। समझ गया? तो करंट कैसे चेंज करोगे? करंट चेंज करना है तो एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? यानी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? तो वही कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इन दी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वही हमको आज निकालना है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? बस इतनी छोटी सी बात है और कुछ नहीं। तो मेन चीज, थियरी का मेन मोटो समझा ना क्या है, बस यही बात ध्यान रखना। सो गाइस हम लोग को पता है, हमने इसके पहले इंडक्टेंस वाले रूल में देखा था कि चेंज इन द करंट प्रोड्यूसेस द इंडक्टेंस विद द हेल्प ऑफ ईएमएफ। ठीक है, मतलब ईएमएफ प्रोड्यूस करता है और इंडक्टेंस भी प्रोड्यूस होता है। क्या? अगर चेंज करोगे तो करंट, अगर चेंज करते हो तो किसी भी सर्किट में, मतलब अगर तुमने किसी भी कॉइल में या कंडक्टर में, सर्किट में करंट चेंज किया तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और अगर फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, और उसी ईएमएफ की वजह से हमारा इंडक्टेंस भी प्रोड्यूस होता है। अब इंडक्टेंस क्या होता है? हमने देखा था कि इट इज द जस्ट इट इज द रेशियो ऑफ फ्लक्स एंड टोटल करंट प्रोड्यूस्ड और इंड्यूस्ड इन दी सर्किट और अ कॉइल। ठीक है, तो ये हमने देखा था, है ना, यही हमारा इंडक्टेंस था, ये हमने पढ़ा भी था। तो अब ये मत भूलना कि सारी चीजें क्या होती है, मैंने सब आपको बता दिया पहले वाली वीडियो में हमने क्या देखा था। नाउ आई सपोज दैट, अगर मान लो डी क्यू इज दी आवर चार्ज, जो हमारा डी क्यू है वो हमारा चार्ज जो कि कॉइल में ऐसे फ्लो करता है, कोई भी चार्ज रहता है, तो मैं डी क्यू ले रहा हूँ, मतलब स्मॉलेस्ट चार्ज, सबसे स्मॉल चार्ज ले रहा हूँ। इसके वजह से जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसके बारे में हम देखेंगे। अगर हम बाद में इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको टोटल जितने भी चार्जेस इस कंडक्टर में रहेंगे वो सबका पता चल जाएगा। ठीक है, वर्क डन। तो नाउ डी डब्ल्यू इज दी सपोज दैट वर्क डन, तो हम ईएमएफ और हमारा ये चार्ज जाएगा माइनस के साथ, माइनस साइन हमको लगाना ही पड़ता है, ईएमएफ तो अपोजिट ही प्रोड्यूस होता है, हमको पता ही है। नाउ अभी हमने निकाला कि ई की वैल्यू क्या है, एल डी आई बाई डी टी, बट यहाँ पे माइनस साइन यहाँ पर भी था, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या बना देगा, प्लस बना देगा, तो यहाँ पे प्लस आ गया, और ये डी क्यू यहाँ पे आ गया। ये डी डब्ल्यू क्या है? स्मॉल वर्क डन बाय दिस चार्ज। हमने इसकी पहले वाली वीडियो में बोला था कैसे चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते गाइस, आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे ध्यान थोड़ा सा अच्छे से, कि मान लो अगर डी डब्ल्यू है, मान लो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, डी डब्ल्यू यानी कि जो हमारा स्मॉल वर्क है, स्मॉल जो हमारा वर्क डन है, तो हमारा एल डी आई डी क्यू अपॉन डी टी। अब बोलोगे ये किधर से आ गया? तो यहाँ पे जरा देखो ना, एल डी आई बाय और डी क्यू अपॉन डी टी, यहाँ पे डी आई बाय डी टी और ये डी क्यू लिखा हुआ है। मैं डी आई को साइड कर दूँ और डी क्यू को डी आई की जगह में लिख सकता हूँ ना, तो वही बस यहाँ पे कर देना है, डी आई इंटू डी टी अपॉन डी टी। समझ रहे? डी क्यू अपॉन डी टी ऐसे बन गया ना, एकदम सो सिंपल यार। कि ये क्या है? डी क्यू मतलब चेंज इन चार्ज, व्हाट इज क्यू? चार्ज होता है, तो चेंज इन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? करंट। तो यहाँ पे देखो आई आ गया करंट, और ये डी आई यहाँ पे रखा हुआ है, ये एल मीन्स इंडक्टेंस है, दिस इज द स्मॉल वर्क डन बाय द चार्ज। समझ गया? तो ये सारी चीजें आपको जान के रखनी है। फाइनली ये वर्क डन करने के लिए एनर्जी देनी पड़ी। थोड़ा सा लेंजेस लॉ समझते हैं एक बार, थोड़ा अच्छे से आपको सारी चीजें कॉन्सेप्ट आ जाएंगी। हमने लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग एक चीज देखी थी कि अगर हमारा मान लो मैग्नेट है, अगर हम उसको आगे खिसकाते हैं तो इस कॉइल के अंदर जैसे मैं नॉर्थ पोल पास में लेके जाऊंगा, हमने पढ़ा भी था लेंजेस लॉ क्या होता है कि आएगा तो आने नहीं देगा, जाएगा तो जाने नहीं देगा। ये रूल था हमारा। मतलब अगर हमारा मान लो कंडक्टर, ये मैग्नेट को आगे लेके जाऊंगा तो नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर भी एक पूरा बड़ा सा एकदम ऐसा नॉर्थ पोल बन जाएगा, यहाँ पर भी एक नॉर्थ पोल बन जाएगा। और ये जो कॉइल है, ये कॉइल जहाँ पे नॉर्थ पोल बना, ये कॉइल इस मैग्नेट को क्या करेगा, इस मैग्नेट को रिपल करने लगता है।
ऐसा हमने देखा था, ठीक है। और यहाँ पे एक अपना करंट जो होता है वो इंड्यूस होने लगता है, ये हमने देखा था। बट अगर जैसे ही जब अब इसको रिपल करने लगेगा तो ये दूर जाएगा, जब ये दूर जाने लगेगा ना तो ऑटोमेटिकली जानते हो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसके अंदर ना अपने आप इसके अंदर कौन सा पोल बन जाएगा, इसके अंदर एस पोल बन जाएगा, जिससे कि फिर से इसको अंदर आने लगेगा। ये मतलब जब ये पास आने लगा तो अंदर एन पोल बन गया, और जब ये दूर जाने लगा तो फिर से एस पोल बन गया। मतलब ना ही आने देगा ना ही जाने देगा, तो आएगा तो आने नहीं देगा, जाएगा तो जाने नहीं देगा। ये सारी चीजें यहाँ पे चलती हैं, ठीक है। इतना आपको समझ के रखना है। नाउ गाइस अब देखो, जब हम इसको अंदर ढकेले थे तो हमको कुछ ना कुछ वर्क लगाया था हमने। कितना वर्क लगाएंगे, जितना हमने इसको एनर्जी दिया रहेगा उतना ही ना हम इसमें वर्क लगाए रहेंगे। अब देखो हमने देखा कि जब ये पास में जाता है तो हमने पढ़ा था कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ। मान लो अगर मैंने 50 जूल की एनर्जी अपनी लगाई, वर्क लगाया 50 जूल का, किसमें, मैग्नेट में, टू पुश इट टुवर्ड्स द कॉइल, तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। और अगर मान लो यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया तो ये बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा, बिकॉज ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वायर में, उस कॉइल में। सो सिंपल ना, है ना। तो अब आप ही जरा मुझे बताना कि मैंने तो सिर्फ मैग्नेट को 50 जूल की एनर्जी दी थी, लेकिन जब यहां से गया ये तो यहाँ पे ईएमएफ भी बन गई, यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। मान लो कि मेरा 20 जूल की एनर्जी का यहाँ पे बल्ब जल गया, तो इसका मतलब यहाँ पे अब कितना जूल बचा, 30 जूल ही बचेगा ना। सो मतलब एनर्जी जितनी मैं लगा रहा हूँ वो कहीं जाती नहीं है, वो कंजर्व है। भले वो अभी मैंने यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी दी थी तो यहाँ पे ये वोल्टेज की एनर्जी में कन्वर्जन हो गया, कुछ पार्ट का मेरे एनर्जी का जो मैंने अप्लाई किया था टू दी मैग्नेट। तो जो मैंने ताकत, जो मैंने बल अप्लाई किया था, ताकत जो मेरा फोर्स था ऑन दी मैग्नेट टू पुश इट टुवर्ड्स दी क्वाइल, समझ गया। तो जब मैंने लगाया था तो वही जब इसके पास रहेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, अपना एक पोल बनेगा, अपना प्यारा सा नॉर्थ पोल बनेगा। और जो भी यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा वो नॉर्थ पोल के जैसे यहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और यहाँ पे 20 जूल का, फिर 10 जूल, मान लो कुछ भी, मैंने तो कोई भी ले लिया है, कितना भी जूल, यहाँ पे बल्ब तो पक्का ग्लो करेगा। तो बल्ब तो हमारा जो है, बल्ब वो ग्लो करने ही वाला है माय डियर। तो मतलब उसको एनर्जी कहाँ से मिली, ईएमएफ किधर से आया। हमने इसको ना, अगर हम इसको खसकाते ना इसको पुश करते तो वो जलता भी नहीं। हमने खिसकाने के लिए कितना एनर्जी लगाई, उतना ही जाके ईएमएफ में कन्वर्जन हुआ। तो एनर्जी रिमेन्स सेम। जब हम वर्क अप्लाई करते तो कुछ ना कुछ एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होती है, वो कन्वर्ट होती है किसी न किसी फॉर्म में। वही हमारी एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई वही हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, समझ गया। तो वही हम यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम वर्क चेक करेंगे भाई, कितना वर्क अप्लाई किया, फिर उसके बाद तो हमको वैसी भी एनर्जी मिली जाएगी, समझ रहे ना। चलो खैर हम देखते। तो देखो, तो हमको स्मॉल वर्क मिल चुका है, इंडक्टेंस इंटू आई इंटू डी आई, ये हमको मिल चुका है। टोटल वर्क कितना होगा, बस इंटीग्रेट कर दो डी डब्ल्यू को। हम यही तो जब से करते हैं 10वें चैप्टर से। अब 0 से लेके मैक्सिमम 1 मतलब मैक्सिमम वैल्यू, 0 मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। तो वहां से हमने इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया। अब डी डब्ल्यू की वैल्यू एल आई डी आई यहाँ पे पुट कर दिया। हम किसके लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, डी आई के लिए। तो एल आई हमारा कॉमन चला जाएगा, जो हमारा एल आई है वो कॉमन चले जाएगा। हमको पता है अगर इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ डी एक्स लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 रहता है। और 1 का इंटीग्रेशन सिर्फ एक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स है। तो अगर यहाँ पे आई होता तो यहाँ पे आई आता। तो यहाँ पे देखो सिर्फ ये डी आई का हमको इंटीग्रेशन मिलेगा आई, तो ऑलरेडी एक आई यहाँ पे बैठा है ना, और इससे भी एक आई मिलेगा, तो आई इंटू आई, आई का स्क्वायर बन जाएगा। और ये एल इंटीग्रेशन जिसको आता है उसको समझ गया रहेगा, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। तो दिस इज द टोटल एनर्जी 1/2 एल आई स्क्वायर। आपको पता होगा अपने 9th के चैप्टर नंबर 2 साइंस 2 में वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा आपने, कि उतना ही वर्क कोई भी ऑब्जेक्ट करेगा जितना कि उसके पास एनर्जी होगी, जितना एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक या पोटेंशियल आप अप्लाई करोगे। तो 1/2 एल आई स्क्वायर जो है ये हमारा टोटल वर्क है, मतलब इतनी ही हमारी एनर्जी भी रहेगी। दिस इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। हम इस साइन से इसको दिखाते हैं, यू बी, स्मॉल यू बी, ठीक है। इससे हमने दिखाया, यानी टोटल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, W इक्वल टू यू बी, ठीक है, स्मॉल यू बी, ठीक है। ये बात आपको जान के रखना है, ओके माय डियर। चलो, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड, ये बात आपको जान के रखनी है। नाउ अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जब हमने पढ़ा था, मतलब हमने इसके पहले चैप्टर नंबर 9 या 10 8 में आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर हमने पढ़ा था। उसमें भी हमने देखा था कि भाई जो हमारी कैपेसिटर होती है उसके बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड्स होती हैं, उस फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर थी। ये तो फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड में हो गया, हमारे जो मैग्नेटिक कॉइल थी वहां पे, ठीक है। सो बट यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूं, मतलब कि अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर रहती है। तो उसमें हमने देखा था कि हमारी एनर्जी रहती है Q²/2C, यानी 1/2 Q²/C, इतनी एनर्जी स्टोर रहती है। जहाँ पे Q की वैल्यू हम CV जानते हैं तो यहाँ पे CV का स्क्वायर भी हम पुट करते हैं। तो कोई कोई ये एनर्जी बोलता है, कोई कोई ये बोलता है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है कितनी एनर्जी स्टोर होती है इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड और इन बिटवीन दी कैपेसिटर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि 1/2 CV का स्क्वायर मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। इसको अगर मैं कंपेयर करूँ, कंक्लूजन निकालूँ, तो आप देख सकते हो कि 1/2 LI स्क्वायर और ये 1/2 CV स्क्वायर, लिखने का तरीका दोनों का सेम है।
यानी व्हाट वी गेट द कंक्लूजन कि जो एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इज एनालॉगस, यानी एग्जैक्टली सिमिलर और उसके जैसा ही वर्क करता है, फंक्शन करता है, एनालॉगस है उसके लिए, जो कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होती है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में। समझ गया? तो बस यही हमको बताना था और कुछ नहीं। यानी जितनी, मतलब एक बात ध्यान रखो यार, मैकेनिक्स में वर्क जितना अप्लाई करते हो उतनी एनर्जी भी होनी चाहिए। समझ गया? क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों सेम है। ठीक है, अभी कोई भी इंसान उतना ही काम करेगा जितना उसके पास एनर्जी होगी। ठीक है, और पावर किसे पता करते हैं? कितना वर्क कितने गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में तुम कर पाते हो, वही तुम्हारी पावर होती है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें कि मैग्नेटिक फील्ड में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो कितनी होती है 1/2 Li का स्क्वायर, और वही कैपेसिटर में बोलूँ तो 1/2 CV का स्क्वायर, वेयर C इज द कैपेसिटर जो भी रहता है और V इज द वोल्टेज, और 1/2 दोनों में देखो सेम है। तो ये एनालॉगस हो गया एक दूसरे के, सेम दिख रहा है ना। वैसे ही जैसे कि इसके पहले अभी हमने देखा था कि 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी और 1/2 Li का स्क्वायर ये। तो जो L है और M मीन्स मास या फिर इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी कह सकते हो, मास इनर्शिया के ऊपर डिपेंड होता है या इनर्शिया मास के ऊपर डिपेंड होता है। तो L और ये M दोनों जैसे यहाँ पे एनालॉगस थे एक दूसरे के, वैसे यहाँ पे ये पूरा एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे एनालॉगस है कैपेसिटर के लिए और ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए, जहाँ पे L हमारा इंडक्टेंस है। तो ये सब आपको याद रखना है और कुछ नहीं, यही आपके बुक में बताया है, मैंने भी बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो हम देखते हैं गाइस यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी के बारे में, मतलब एनर्जी की डेंसिटी कितनी है। व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम कहलाता है। मतलब गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में कितना किसी भी सब्सटेंस का मास प्रेजेंट है। सपोज दिस इज द क्लास और आपका वॉल्यूम कुछ इतना है, जितना खाली जगह है वही उतनी ही वॉल्यूम, तो इसमें कितना मास आप पुट कर सकते हो वही आपका डेंसिटी होता है। ये बात आपको जान के रखनी है। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी की डेंसिटी कितनी है, अब ये तो हम जान चुके कि मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी प्रोड्यूस होती है कितनी, 1/2 Li का स्क्वायर इतनी। ठीक है, बट उसकी डेंसिटी कितनी अवेलेबल है वो हमको पता करना है। तो मान लो गाइस एक आपके सामने लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसका लेंथ L है और जिसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और उसमें से स्मॉल I नाम का करंट पास हो रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप। तो एक आपके पास देखो ये एक पट्टी है और एक ही पट्टी है, दोनों का यहाँ पे आपके पास क्या है, दोनों का आप यहाँ पे देख सकते हो, दोनों का एक आपके पास है सोलेनॉइड है। यहाँ पे आपका इसका लेंथ हो गया टोटल लेंथ, और इसका ये क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया देखो, ये आपका राउंड दिखा के रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और इसमें से मान लो स्मॉल I भर का करंट इसमें से पास हो रहा है। क्या पास हो रहा है? स्मॉल I करंट। टोटल इस सोलेनॉइड का टोटल कितना एरिया, मतलब टोटल वॉल्यूम कितना रहेगा, आप ही जरा बताओ। इसकी जितनी एरिया हो गई, जितनी इसकी एरिया होगी जितना इसका लेंथ है, मतलब ये एरिया कितने लेंथ तक जा रहा है, यानी एरिया इंटू लेंथ इज दी वॉल्यूम। समझ रहे हैं? देखो यही यहाँ पे वॉल्यूम लिखा है, यानी कि सोलेनॉइड ने A इंटू L इतना वॉल्यूम कैप्चर कर रखा है। तो टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होगी उसी सोलेनॉइड में, जितना उसका वॉल्यूम उतना ही उसके अंदर एनर्जी रहेगी। तो ये तो हमको पहली बात तो पता है कि एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी एनर्जी या इस पॉइंट में रहेगी पूरी सोलेनॉइड में, उतनी एनर्जी इस पॉइंट में भी रहेगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 50 जूल यहाँ पे 20 जूल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यूनिफॉर्मली स्टोर्ड रहती है पूरी की पूरी एनर्जी, चाहे किसी भी पॉइंट में रहे पूरे सोलेनॉइड में। तो एनर्जी तो भाई यूनिफॉर्मली स्टोर्ड है। अब वॉल्यूम हमने क्यों चेक किया? क्योंकि हमको पता करना है कितनी एनर्जी डेंसिटी है। भाई जितना किसी का वॉल्यूम होगा उतना ही ना उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो हमने पहले वॉल्यूम निकाल लिया जो कि A इंटू एल है, एरिया इंटू एल। नाउ अभी हम बढ़ते हैं आगे। मान लो अब देखो हम यहाँ पे देखते कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, मतलब व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी। म्यू बी से मैं दिखा रहा हूँ और टोटल एनर्जी स्टोर्ड यू बी दिखा रहा हूँ। मतलब व्हाट इज द म्यू बी हमारा एनर्जी डेंसिटी है और यू बी क्या है, एनर्जी कितनी स्टोर होती है। ठीक है, चलो तो जितना वॉल्यूम होगा और उस गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है वही हमारी डेंसिटी कहलाएगी। जैसे कि अगर मैं मास की बात करूँ तो गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में कितना मास किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रेजेंट है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा डेंसिटी कहलाती है। उसी तरीके से माय डियर हम लोग क्या करेंगे, कितनी एनर्जी प्रेजेंट है इन गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ क्या है, वॉल्यूम है, तो वही हमारी उतनी डेंसिटी मिल जाएगी। और अभी हमने निकाला था कि हमारी कितनी एनर्जी स्टोर होती है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, 1/2 Li का स्क्वायर एनर्जी स्टोर होती है। तो यूबी की वैल्यू कितनी हो गई, यूवी की वैल्यू 1/2 Li स्क्वायर हो गई और 1/A इंटू एल साइड में ले लिया। नाउ माय डियर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बस अब यहाँ पे स्ट्रक्चर कर रहा हूँ मैं एल और एल को। ये हमने इसके पहले वाली वीडियो में चौथे नंबर पार्ट में भी किया था कि इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ इसे कहते हैं, और ये I²/2A ये हमारा अलग ही चीज बन जाएगा और ये हमारा एनर्जी डेंसिटी है। ठीक है, तो अब जरा और देखो, एक ही चीज आपको बताता हूं। इसकी पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ हमें क्या मिला था। इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ आपको याद होगा μ0n²A हमको ये मिला था। अगर आपको याद नहीं तो जाओ और इसकी पहले वाली वीडियो देख लो, इसीलिए मैंने उसको बहुत आराम से बताया आपको। वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, l इज द लेंथ,
कैपिटल एल इज द इंडक्टेंस, ए इज द एरिया, म्यू इज द परमेबिलिटी ऑफ कांस्टेंट विच इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 4 × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एरिया, जिसे आप हेनरी भी कह सकते हो। इसकी जगह में आप हेनरी लिख दो, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ इतना होता है, और यहाँ पे इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ही हुआ ना, हमने इसको जस्ट अरेंज किया है। अरेंज करने में क्या जाता है हमारा ना, तो उसी इक्वेशन से माय डियर, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पे, तो L/L के जगह में हम वो पुट कर देंगे वैल्यू को। देखो हमने उसके जगह में ये पूरी वैल्यू पुट कर दी, और ये I²/2 वैसा का वैसा है, I²/2 ऐसा ऐसा है, और इस L/स्मॉल मतलब इंडक्टेंस अपॉन स्मॉल एल की जगह में जो लेंथ है उसकी जगह हमने ये रख दिया μ0n²A। तो देखो हमने यहाँ पे ये पुट कर दिया। नाउ माय डियर आप ही जरा बताओ, आपको समझना है, ये I² और ये A को काट दूं क्या? काट दिया मैंने। यहाँ पे देखो n², ये म्यू आ गया और ये I² आ गया, और देखो ये 1/2, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। समझ रहे ना? तो इतनी एनर्जी डेंसिटी हमारी इंड्यूस होगी या प्रोड्यूस होगी इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, और गाइस हमने इसकी पहले वाली वीडियो में भी देखा था कि किसी भी सोलेनॉइड के अंदर मिडल पॉइंट में कितनी एनर्जी या कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो हमने देखा था कि μ0ni, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, I इज द करंट और म्यू परमेबिलिटी। हमने देखा था कि नहीं देखा था? और इसको हमने चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ा था, आपको शायद याद होगा। ठीक है, आपने इसकी पहले की वीडियो देख लो, आपको ये सब समझ जाएगा, ये सब मैंने बताया है। ठीक है, तो अगर मैं गाइस इसका इस्तेमाल करूं, ये b = μ0ni का अगर मैं इस्तेमाल करूं, तो जरा आप ही मुझे बताओ कि क्या मैं इसको ऐसे अरेंज कर सकता हूं, μn²I²। अगर मैं इसको ऐसा अरेंज करूं तो मुझे मिल जाएगा ना μ0ni, मैंने इसको ऐसा लिख दिया, और साइड में ni, इसकी जगह में मैं b डाल सकता हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और बगल में ni, bni ऐसे आ सकता है μb। ठीक है, बट मैंने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से कर दिया, और यहाँ पे मैंने एनर्जी डेंसिटी इस तरीके से निकाली, b²/2 दिस इज द माय फाइनल एनर्जी डेंसिटी। तो चाहे तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, सेम आंसर आएगा, चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, सेम आंसर आएगा। तो आंसर में माय डियर कोई भी डिफरेंस होने नहीं वाला है, इतना आपको ध्यान रखना है। और ये सारी चीजें बहुत ही आसान है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा आसान है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगर आपको जानना है कि ये कैसे आया, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ किस तरीके से वो आया। थोड़ा सा यहाँ पे बस ध्यान दो आप लोग, और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, जैसे इतना फोकस करो, जो ये इक्वेशन है इसमें देखो मैं इसका थोड़ा सा इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे, μb = 1/2 μ0n²I², ये पहले से लिखा है। मैंने क्या किया, ये मुझे वैल्यू ऊपर लेनी है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ इसको फिर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1/2 μ0n²I² रहने दो, और ऊपर मैंने क्या कर दिया μ0ni, और नीचे भी मैंने μ0ni लिख दिया। नाउ अब यहाँ पे ध्यान देना क्या होएगा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें हैं जिसको आपको समझना है। 1/2 देखो अच्छे से आपको मैं करता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा आपको समझाए, ऊपर नीचे बस मैंने मल्टीप्लाई किया है ना। 1/2, और देखो क्या करना है, बस इतनी सी बात थोड़ा आपको समझ लो, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखो म्यू, यहाँ से म्यू, ये बन गया मेरा μ0 का स्क्वायर। ठीक है, μ0 मतलब इसका स्क्वायर बन गया। फिर यहाँ पे n² है, उसको वैसे ही रहने दो, I² वैसे ही रहने दो, और यहाँ पे ni साइड में ले लो, अपॉन में μ0ni ऐसे ही है। देख रहे हो ये ni, यहाँ पे जो ये ni बच गया, और ये μ0 को स्क्वायर कर दे, देखो ये पूरा टर्म स्क्वायर में आ गया। आपको क्या लगता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, μ0ni का होल स्क्वायर। अभी अगले स्टेप पे लिखूंगा, जगह नहीं, इसलिए यहाँ पे ऐसा आपको ऐसा लिख सकता हूँ ना। और μ0ni की वैल्यू क्या है, b है, तो क्या मैं इसकी जगह में b² लिख दूंगा, आ जाएगा मेरे को, यानी कि 1/2 b² ni अपॉन μ0, और यहाँ पे देखो ये ni इस तरीके से आ जाएगा। ni काट दूंगा तो क्या मिलेगा, b²/2 टाइम्स ऑफ μ0। देखो यही मिल गया, क्या समझ गया, देखो यही लिखा है क्या यहाँ पे, इस तरीके से आप निकालोगे। मतलब करना क्या था, μ0ni से इस इक्वेशन में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना था। समझ गया ना, बस इतना ध्यान रखना था और कुछ नहीं, तो बस आपको ये मिल जाएगा। तो बस इसी को हमने थोड़ा डिजाइन करके शॉर्ट में लिख दिया, और कुछ नहीं किया। ओके माय डियर, ठीक है। चलो, तो मतलब कि अगर मान लो आपको एनर्जी डेंसिटी इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा, तो ये यूज करना। अगर आपको नॉर्मल करंट और नंबर ऑफ कॉइल्स की मतलब नंबर ऑफ टर्न्स के फॉर्म में पूछा, तो आप इसको लिखना। जो फॉर्मूला आपको यूज करना चाहो एनर्जी डेंसिटी की, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इट्स योर चॉइस। नाउ गाइस अगला टॉपिक हमारा पढ़ना है म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। अभी तक हम सेल्फ इंडक्टेंस पढ़े थे, सेम म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होता है। अब यहाँ पे आप देख लो, पहले डायग्राम समझो। मान लो आपके पास दो कॉइल है, ठीक है, आपके पास क्या है, दो कॉइल है। एक कॉइल में आपका करंट इंड्यूस हो रहा है, मस्त करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसके वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है। उसी के बगल में आपने दूसरी कॉइल रख दी, उसमें कोई आपने बैटरी वगैरह लगाया नहीं, ना रियोस्टेट कुछ नहीं लगाया, बस उस कॉइल को बगल में लाके आप रख दो। और एक कॉइल में सब कुछ करो, जैसे कि रियोस्टेट डालो, बैटरी डालो, करंट प्रोड्यूस करो, सब करो। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जो EMF है या फिर हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इसके बगल से निकलेगा भी, तो दूसरे कॉइल में भी टच होगा। देख रहे हो, दूसरे कॉइल में भी टच हो रहा है। तो जब माय डियर आप ही जरा बताओ,
दूसरे कॉइल में भी जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड जाएगा और जब इसमें भी पहुंचेगा मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में भी, तो इस कॉइल में भी जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड पहुंचेगा तो उसके अंदर के जो चार्जेस होंगे अभी मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो जब चार्जेस मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें भी पास होगी। इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें भी पास होगी तो जरा आप ही बताओ करंट चेंज होगा कि नहीं होगा। और अभी अभी हमने देखा था कि जब करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस या चेंज होती है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और जब ईएमएफ प्रोड्यूस होता है या प्रोड्यूस होता है तो हमारा इंडक्टेंस भी प्रोड्यूस होता है यानी एल। समझ रहे हो ना। तो इस कॉइल 2 में पूरा का पूरा इंडक्टेंस हमारा आएगा, यानी कि कॉइल 1 के वजह से कॉइल 2 में आया, जबकि कॉइल 2 ने कुछ नहीं किया, बस हमने कॉइल 1 की जब बगल में हमने कॉइल 2 को लाके रख दिया। आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप कभी कभी ट्रांसफार्मर, बड़ा सा ट्रांसफार्मर रहेगा आपके घर के गांवों में, अभी भी देखो 2 खंभों के बीच में एक बड़ा सा चीज कोई लटका के रखते हैं, जिसके अगर वो बोलते ना आज का ट्रांसफार्मर जल गया है, वो जल गया तो पूरे गांव में लाइट नहीं आती है, शहरों में भी ऐसा होता है। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, यही होता है, कॉइल 1 कॉइल 2 ऐसे ही लगा होता है। अगर मान लो ट्रांसफार्मर में से करंट पास हो रहा है, अगर आप उसके पास में जाते हो तो आपको झटका लग जाता है, कभी कभी तो लोग मर भी जाते हैं, इतना खतरनाक झटका लगता है। सिर्फ पास में जाते हैं हम उसको टच नहीं करते फिर भी हमको झटका लगता है। कैसे? क्योंकि उसके अगल बगल फील्ड रहता है, मैग्नेटिक फील्ड रहता है, कॉइल वो जो हमारा ट्रांसफार्मर रहता है उसके अगल बगल, और हम एक टाइप के कंडक्टर ही हैं क्योंकि हमारे अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही हम आते हैं तो हमारे अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमारे अंदर भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, हमारे अंदर जैसे ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो मूव होना स्टार्ट होते हैं, और इतना फास्ट मूव होते हैं जितना फास्ट हमारा मैग्नेटिक फील्ड रहता है, तो हमारे अंदर भी करंट प्रोड्यूस होता है, और वही करंट की वजह से हमको झटका लगता है और हम भगवान को प्यारे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको शायद मालूम भी होगी। तो मतलब कॉइल 1 की वजह से कॉइल 2 में जो करंट इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इंडक्टेंस आ रहा है, इसी हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। म्यूचुअल मतलब एक के वजह से दूसरे में आना, म्यूचुअली, समझ रहे हो ना, वैसा म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब मान लो हमको कॉइल 1 कॉइल 2 है, हमने समझा कि जो एक फ्लक्स है तो हमारा कॉइल 1 के वजह से दूसरे कॉइल में फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, और जो 1 2 है इसमें कॉइल 2 की वजह से 1 में फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, मतलब कि पहली कॉइल की वजह से दूसरे में फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। आप बोलोगे फ्लक्स कैसे आ रहा है? सो सिंपल, जब हमारा कॉइल 1 में करंट इंड्यूस हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसमें, और उसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कॉइल 2 तक चल चल के पहुंचेंगी क्योंकि हमने उतना पास में रखा है इसको। तो जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसमें फ्लक्स भी बदलेगा। तो मैं कॉइल 2 में कैसे फ्लक्स आया, कॉइल 2 में 1 की वजह से फ्लक्स आया, तो उसको हम लिखेंगे φ21। अगर मान लो 2 की वजह से 1 में आता तो हम इसको लिखते φ12। समझ रहे? अगर ऐसा होता तो हम इसमें जब डाल दिए तो इसमें वही फ्लक्स आएगा ना, फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ भी इंड्यूस होगा, तब करंट भी प्रोड्यूस होगा, सब कुछ होगा कॉइल 2 में। कॉइल 2 ने कुछ किया नहीं, बस 1 की वजह से इसमें सब कुछ हो गया, बस पास में रखने की वजह से। ऐसे इंडक्टेंस को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। तो ये सब आपको बता दिया मैंने। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा प्रूफ देखते हैं, जल्दी जल्दी समझते हैं फटाफट। मान लो मैं बोलता हूँ कि φ21 है, यानी कि करंट प्रोड्यूस्ड ऑन दी कॉइल 2, मतलब कॉइल 2 में हमारा जो इंडक्टेंस है या फ्लक्स से प्रोड्यूस हो रहा है, कितना प्रोड्यूस होगा? जितना कि उस कॉइल का एरिया और जितना उसके बगल में मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतना ही ना। और S2 क्या है? इफेक्टिव एरिया। एरिया क्यों? एरिया इसलिए कि मान लो अब इतनी बड़ी कॉइल है तो कॉइल 1 ने जितना भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, देखो पूरा लाइन प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब थोड़ी कि पूरे कॉइल 2 में पहुंचेगा उसकी लाइन ऑफ फोर्सेस मैग्नेटिक फील्ड की। देखो यहाँ पे नहीं पहुंच रहा है, यहाँ पे नहीं पहुंच रहा है, तो कितने एरिया में पहुंच रहा है वो इफेक्टिव एरिया, यानी उसको मैंने S2 मान लिया, यानी कॉइल 2 का इफेक्टिव एरिया S2। समझ रहे ना? जहां पे हमारी कॉइल 1 की लाइन ऑफ फोर्सेस उसको टच कर रही है उसको बोलते हैं इफेक्टिव एरिया। हम लोग को पता है अगर फ्लक्स चेंज होगा तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई को, हमने सेल्फ इंडक्टेंस में देखा था, वही रूल हम यहाँ पे लगाएंगे। समझ गया? मतलब कॉइल 2 में जो I1 प्रोड्यूस हुआ, φ21 हमारा यहाँ पे अभी एक कांस्टेंट एक नंबर ले लिया, कांस्टेंट, यही कांस्टेंट हमारा जो L था वो भी वही था, हमारा L भी तो वही कांस्टेंट ही था ना, इसको हमने L से दिखाया था, यहाँ पे हम इसको M से दिखाएंगे। वहां पे सेल्फ इंडक्टेंस था इसलिए L लिया था, यहाँ पे म्यूचुअल हो रहा है, मतलब कि सेम कॉइल यूज नहीं हो रही है, एक कॉइल है उसके बगल में दूसरी कॉइल है, और इसके मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की वजह से इसमें भी ईएमएफ आ रहा है, इंडक्टेंस आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे M लेंगे। M21 क्यों लिखा है? बिकॉज 2 कॉइल में 1 की वजह से इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए M21। ठीक है, तो M क्या है हमारा? ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी, जिसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम L नहीं ले रहे हैं, M ले रहे हैं उसके जगह में। चलो फाइनली सिमिलरली अभी हम देखते हैं कॉइल में ही, अगर देखो अब उसमें ईएमएफ भी आएगा, तो कॉइल 1 में 2 की वजह से, मतलब समझ रहा है, कॉइल 2 में 1 की वजह से क्या ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है? 2 में 1 की वजह से, तो यहाँ पे इतना ही प्रोड्यूस होगा ना जितना कि चेंज इन फ्लक्स है, ये तो फैराडे लॉ है। और अभी अभी हमने देखा कि ये φ21 कितना मिला?
M21 और di1/dt मिला, यही मिला ना। अरे 21 कितना मिला यार, देखो ना यहाँ पे, देखो ना किधर गया, M21I1 मिला, उसको यहाँ पे डाल दिया। M21 इंडक्टेंस, जैसे वहाँ पे L था वहाँ पे वैसे M है, इसको म्यूचुअल बोलते हैं, उसको सेल्फ बोलते हैं। तो यहाँ पे M21 साइड में गया और di1/dt यहाँ पे साइड में रख दिया इसको वैसे ही। ये कॉइल 1 में करंट प्रोड्यूस हुआ था। चलो कॉइल 2 के लिए देखते हैं, I2 मान लो कॉइल 2 में जितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको चेक करते हैं। तो चलो इसकी भी बात करते हैं। तो वी गेट हमको क्या मिलेगा, तो कॉइल अभी हम 1 के लिए देखते हैं, मतलब कॉइल 2 की वजह से 1 में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो I2 करंट रहेगा। तो वैसे ही phi2 M12 I2 ये सब आपको पता चल गया ना, ऐसे M12 phi12/I2 आ जाएगा, समझ रहे ना, एकदम चिंदू सा। और वैसे हमको यहाँ पे इंडक्टेंस मिलेगा M12 का, जिसे हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल 2, समझ रहा है, ये आपको ऐसे पता चल जाएगा। तो वैसे ही हमारा EMF भी उसमें इंड्यूस होगा। मैंने अभी भी आपको बताया कि अगर करंट चेंज होगा तो EMF तो प्रोड्यूस होता ही है। तो इंडक्टेंस M12 की वजह से जो EMF आएगा वो E12, और जब इंडक्टेंस 21 की वजह से आया था, जो इंडक्टेंस 21 की वजह से आया था उसे EMF कहेंगे 21। इतने चिंदी सी बात है, दोनों का इंडक्टेंस अपना अपना। तो यहाँ पे -M12 di2 आ जाएगा। कंक्लूजन फाइनली क्या मिला, चाहे कॉइल 1 हो चाहे कॉइल 2 हो, दोनों में जो इंडक्टेंस आता है म्यूचुअल, और दोनों में सेम सेम रहता है। मतलब कि हमने जो देखा अभी, मतलब कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर था और हम उसके बगल में जब खड़े होकर हम मर जाते हैं, जब हम उसके पास में जाते हैं करंट मारता है, जितना ट्रांसफॉर्मर में करंट रहता है उतना ही हमारे अंदर भी आ जाता है, क्योंकि जितना इंडक्टेंस इसमें उतना इंडक्टेंस हमारे में भी आता है। और उतना इंडक्टेंस हम सह नहीं सकते, क्योंकि इसमें ये ट्रांसफॉर्मर है, पूरे गांव की लाइट इसमें होती है, पूरी लाइट हमारे बॉडी में आएगी तो हम तो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो इतना खतरनाक होता है और हम झटके में मर जाते हैं। तुमने देखा भी होगा मूवीज में, एक ही झटके में खतरनाक करंट लगता है, पूरी बॉडी फट जाती है करंट की वजह से, ब्रेन विन फट के साइड में जाता है, चीथड़े उड़ जाते हैं, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो ऐसा खतरनाक होता है। कभी भी ट्रांसफार्मर के पास में या बड़े वोल्टेज के पास में जाना नहीं चाहिए, पास में नहीं जाना चाहिए यार। मैग्नेटिक फील्ड रहती है उसकी, दिखती नहीं है जो कि, और झटका मारेगा भगवान को निकल लाएंगे हम लोग, समझ रहे हैं। तो ये बातें आपको जाननी है, मतलब उतना ही करंट, आप देखो हमने फिजिकली भी देख लिया यार, उतना ही करंट प्रोड्यूस होगा जितना कि एक कॉइल में रहेगा और दूसरे कॉइल में, मतलब सभी कॉइल में सेम म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है, समझ रहे हैं। ये बातें हमारी कंक्लूजन की हो गई। ठीक है, चलो अभी हम फाइनली समझते हैं माय डियर। एक ही बात ध्यान से देखना है कि अभी हम थोड़ा कपलिंग के बारे में जानने वाले। कपलिंग, अब आप बोलोगे कपलिंग क्या होती है, चलो हम समझते हैं कपलिंग क्या है। मतलब देखो, हमने एक कॉइल को दूसरे कॉइल के बगल में रखा था, ठीक है, एक कॉइल को दूसरे कॉइल के बगल में रखा था। अब आप ही बताओ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, कपलिंग मतलब जोड़ के मिलाना, एक साथ दोनों को साथ में रखना, कपल करना। अब हमने ऐसा कपल किया, मान लो अब अगर हम ज्यादा दूर रखेंगे तो कपलिंग अच्छी नहीं होगी, पास में रखेंगे ज्यादा अच्छी कपलिंग होगी। हम दूर रहते तो हमको ट्रांसफार्मर से करंट लगता है क्या, नहीं लगता है ना, पास में रहते तो लगता है। ठीक है, तो कपलिंग क्या होती है कि जितना ज्यादा अगर आप कपलिंग करते हो उतना ज्यादा उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा, उतना ज्यादा इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा। जितना पास में रखेंगे उतना ना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, सिंपल बात है। यानी कि उतना ही ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग हमारी होगी। अब कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है, कितना पास में हम रखते हैं जिससे कि हमको ज्यादा ईएमएफ मिले, वही हमारी के कहलाती है। और इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा के रहेगा, यानी कि जितना ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, यानी कि पास में जितना ज्यादा रहेंगे वो के होता है। मतलब कितना पास में हमारे दो कॉइल्स हैं वही कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहलाती है, समझ गया। और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस भी रहेगा। कैसे, क्योंकि जितना ज्यादा पास में रहेंगे उतना ज्यादा इन दोनों में करंट अच्छे से इंड्यूस होता है, समझ रहे ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है, दो कॉइल कितना पास में है, उसी का मेजरमेंट हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहलाता है, के कहलाता है। और जितना ज्यादा के की वैल्यू, मतलब उतना ज्यादा हमारे कॉइल आसपास में रहेंगे, उतना ही ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा, यानी कि एम प्रोड्यूस होगा, समझ गया। नाउ अभी हमको मालूम है कि मान लो अगर जैसे कि हमने लेंथ मतलब सेल्फ इंडक्टेंस में देखा था, जितना ज्यादा एल प्रोड्यूस होता है उतना ही हमारा एमएफ भी प्रोड्यूस होता है। वैसे यहाँ पर भी जितना ज्यादा हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा किसी भी कॉइल में, उतना ही ज्यादा हमारा ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा। ये बात आपको जान के रखनी है। सो माय डियर, उसी तरह से अगर आप ये बताओ मुझे कि ये क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जितना ज्यादा कपलिंग उतना ज्यादा हमारा फ्लक्स, और उतना ज्यादा के उतना ज्यादा हमारा ये नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कॉइल N2 दूसरी कॉइल में टर्न और पहली कॉइल में टर्न। अब आप ही बताओ, मान लो ज्यादा टर्न है तो ज्यादा फ्लक्स रहेगा, कम टर्न है कम फ्लक्स रहेगा। तो N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन फर्स्ट कॉइल, N2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकंड कॉइल। दोनों के लिए हमने देख लिया कि E21 जो है हमारा, मतलब अब तो ये आपको पता है ना कि मैग्नेटिक ये E मतलब EMF प्रोड्यूस्ड बाय वन कॉइल टू दी सेकंड कॉइल, समझ रहे ना, ऐसे आपको पढ़ना है। तो जो N2 है ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकंड कॉइल, K phi1 इज द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड ऑन द फर्स्ट कॉइल, K इज द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक है। और वैसे हमारा N1 यानी फर्स्ट कॉइल के लिए हमारा जो नंबर ऑफ टर्न्स है,
ऐसे 2 के लिए भी निकाल लिया, समझ रहे ना, एकदम चिंदी। और अभी अभी हमने एक रिलेशन फाइंड किया था सेल्फ इंडक्टेंस का कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, जितना ज़्यादा टर्न्स रहेंगे उतना ज़्यादा इंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है। हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो इसी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि n ये स्क्वायर में है, स्क्वायर रूट लूंगा तो n और ये रूट L बन जाएगा, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये ऐसे लिख सकता हूँ ना, आपको समझ गया होगा, मैथ इतनी आपको आती है। N1 N2 दीज आर दी बोथ नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये दूसरे के L1 L2, मतलब अगर N1 की वजह से इंडक्टेंस ये, L2 नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से इंडक्टेंस रूट L2। क्यों? क्योंकि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लूंगा तो L रूट में आ जाएगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिर्फ n बचेगा। तो अगर मैं N1 लूंगा तो ये L1, अगर मैं N2 लूंगा तो ये क्या बनेगा, रूट L2। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो ले लिया है, दोनों को साथ में लिखूंगा तो रूट L1 L2 ऐसे दिखेगा, समझ रहा है, ऐसे दिखेगा, सो सिंपल। आपकी बुक में भी वही चीज़ दिया है, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इनटू L1 L2, जो कि हमारा क्या है, ये L1 L2 ये हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ टर्न्स डाल दिया, खत्म कहानी ना। के क्या है, ये हमारा नॉर्मली 1 से लेस ही होता है, एक वैल्यू है 1 की, वो आप जब डिवाइस रियल में देखोगे तो आपको समझेगा। अगर हमारी 1 से लेस है तो हमारा रूट, मतलब जो हमारा 1 से अगर कम है तो हमारा जो L1 L2 ही आ जाता है हमारा कपलिंग, मतलब L1 का जो हमारा इंडक्टेंस है और L2 का कंडक्टेंस ऐसे रहता है और हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस ये आएगा। अगर 0.5 से ज़्यादा है कपलिंग तो फिर क्या होगा, तो मान लो कि हमारा बहुत ही टाइटली कपल्ड है, बहुत पास में चिपका दिया है। 0.5 से अगर बहुत कम है तो लूजली कपल्ड है। और अगर मान लो अगर L1 इक्वल है L2 के, इसका मतलब क्या है कि सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा, दोनों का इंडक्टेंस सेम सेम, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। तो ये सारी चीज़ें माइडियर हमने समझी है। और अगर दोनों का सेम है तो ये फिर L स्क्वायर, मतलब ये दोनों सेम तो L स्क्वायर बनेगा ना, और वो L आ जाएगा, मतलब कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस बन जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहा है? अगर दोनों के इंडक्टेंस, कॉइल 1 के इंडक्टेंस और कॉइल 2 का इंडक्टेंस दोनों का सेम सेम रहा तो मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर ही आ जाएगा फिर वो तो। और अगर मान लो 1 है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छी कपलिंग है, बहुत बेस्ट कपलिंग 1 मानी जाती है। 1 से ज़्यादा पकड़े, अगर 0.5 से ज़्यादा पकड़े तुमने तो समझना कि बहुत खतरनाक कपल्ड है, यानी कि वैसे में तो फिर बहुत कभी कभी शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है। अगर 0.5 से कम रखा तो लूजली कपल्ड है, ऐसे हमको समझना है। ओके, अब इसी म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक प्रिंसिपल समझते हैं जो कि ट्रांसफार्मर है। एग्जाम में हमेशा पूछता है, ये ट्रांसफार्मर हमेशा पूछता है, और एक प्रिंसिपल ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल कपलिंग। अब जैसे कि मान लो ये आयरन की कोर है, ये कोर है आयरन की, ये आपको जान के रखनी है। यहाँ पे प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, मतलब एक कॉइल की वजह से दूसरे कॉइल में इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा, मतलब यहाँ पर भी म्यूचुअल इंडक्टेंस का रूल लगता है। ठीक है, जितने भी दुनिया में ट्रांसफार्मर है आज के वक्त में, सबके सब इसी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से काम करते हैं। मतलब पहली कॉइल उनमें प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल रहती है। इस कॉइल में क्या होगा कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी, दूसरे कॉइल में ऑटोमेटिक उस लाइन ऑफ फोर्सेस की वजह से इसमें करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, और हमेशा अल्टरनेटिंग करंट ही प्रोड्यूस होता है और बहुत ही हाई वैल्यू होती है। ये बात आपको समझनी है। बेसिकली सिटीज में और विलेजेस में ये ट्रांसफार्मर आपने देखा भी होगा, आप सब जानते हैं उनके बारे में। मान लो गाइस मैं बोलता हूँ कि मेरा मान लो फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स है, बहुत आसान है, और गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में ये हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि जो हमारा NP है ये हमारे प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स है, और NS है जो हमारे सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स है। मतलब NP प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स, कितने नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में रहेंगे यार वो बता रहा हूँ, और NS नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में, 2 कॉइल है ना, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, ऐसे ही रहता है हमारे ट्रांसफार्मर में, एक बार जब रियलिटी में देखोगे तो आपको समझेगा। अब मान लो कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो हमारा प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स है वो नंबर ऑफ टर्न्स इंटू पावर इंटू फ्लक्स, इतना हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब NP यानी प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स इंटू फ्लक्स। और मान लो अगर सेकेंड कॉइल है तो उसमें सेकेंड कॉइल का फ्लक्स और हमारा जो नंबर ऑफ टर्न्स है यानी इन दी सेकेंडरी कॉइल और हमारा टोटल फ्लक्स, ये हमारा सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स हो गया। मतलब देखो एक टर्न के लिए ये फाई होता है, अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न से ले लिया तो N इंटू फाई बन जाएगा। लेकिन कौन सी कॉइल के लिए, अगर प्राइमरी कॉइल के लिए तो NP और अगर सेकेंडरी कॉइल के लिए तो NS। समझ रहे ना, तो ये हमारा फ्लक्स कहलाएगा मेन वाले। ओके, ये आपको जानना है। नाउ माय डियर, अभी हमको प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों के लिए देखते हैं। तो अगर मैं प्राइमरी कॉइल की बात करूं तो मेरा जो EMF है EP वो क्या रहेगा। अभी EMF क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ। अगर मान लो अगर आपका मान लो फ्लक्स चेंज होता है तो हमारा उसमें EMF इंड्यूस होता है। बट मैं किसकी बात करूँ, प्राइमरी कॉइल की, तो प्राइमरी कॉइल में तो यहाँ पे भी प्राइमरी कॉइल का EMF रहेगा। अब ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे φp की वैल्यू देखो अभी हम निकाली है, क्या निकाली है, φp की वैल्यू, यानी कि फ्लक्स की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है। सो फ्लक्स की वैल्यू देखो अभी हमने यहाँ पे फाइंड की φp की वैल्यू देखो यहाँ पे φp है NP फाई NP, और ये देखो फाई यहाँ पे आ जाएगा चेंज इन फ्लक्स, ये इसको आप ऐसे रहने दो। ऐसे ES के लिए भी हमारा माइनस NS d फाई आ जाएगा सेम तरीके से। अगर हम दोनों को डिवाइड करें EP और ES को, यानी कि प्राइमरी
जो हमारा कॉइल है उसका ईएमएफ और सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ दोनों को डिवाइड करूँ, ऐसे डिवाइड कर दूँ अगर मान लो मैं, तो ई एस अपॉन ई पी इजिकल टू एन एस अपॉन एन पी, मतलब सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय प्राइमरी कॉइल किया, तो ये डी फाई दोनों में सेम सेम रहेगा। मतलब समझ रहे हो क्या करूँगा? इतना तो आपको समझ आना चाहिए, 12th में वो मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, बट फिर भी करके दिखाता हूँ मैं, इतना तो आपको पक्का आना चाहिए यार। मान लो देखो, मतलब मैंने अगर बोला कि मेरे को प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ चाहिए, तो क्या मिलता है मुझे? माइनस डी फाई पी अपॉन यहाँ पे डी टी। वट इज द वैल्यू ऑफ फाई पी? माइनस एन पी फाई अपॉन डी टी। अब यहाँ से माइनस एन पी और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी फाई अपॉन डी टी, माइनस एन पी और डी फाई बाई डी टी, तो वैसे ही रहेगा, तो नीचे वाली लाइन लिख के कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे मुझे क्या मिल गया? यहाँ पे मुझे ई पी मिल गया ना। सिमिलरली फॉर ई एस भी मुझे क्या मिलेगा? माइनस एन एस और डी फाई डी टी, यही मिलेगा ना। अब सॉल्व क्या करना, आप समझ जाओगे ना कैसे मिलेगा। अगर मैं ई एस अपॉन ई पी ऐसे ही डिवाइड कर दूँ, वो आपकी बुक में रूल दिया है, आप डिवाइड कर दो जस्ट ई एस अपॉन ई पी, तो मुझे क्या मिलेगा आप बताओ? ई एस के लिए एन एस डी फाई बाई डी टी और ई पी के लिए माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी, ऐसे मिल जाएगा ना। अब देखो डी फाई डी टी कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, क्या मिला? यही मिला ना, ई एस अपॉन ई पी इजिकल टू एन एस अपॉन एन पी। मिला कि नहीं मिला? ये समझ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो जो एन एस अपॉन एन पी का जो ये रेशियो है, अब बोलोगे ई एस अपॉन ई पी क्यों डिवाइड किया? सिंपल बात है, प्राइमरी कॉइल से हमारा इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है और प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में जा रहा है। सेकेंडरी कॉइल में कितना जा रहा है, इसलिए सेकेंडरी कॉइल से रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी प्राइमरी कॉइल में फाइंड किया। मतलब कि सेकेंडरी कॉइल विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी कॉइल में हमने फाइंड किया है, इसीलिए ई एस अपॉन ई पी किया, सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय प्राइमरी कॉइल किया। ठीक है, तो एन एस अपॉन एन पी इज कॉल्ड एज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ये हम करेंगे। बेसिकली गाइस, अगर मैं आइडियल मतलब एक बहुत ही अच्छे ट्रांसफॉर्मर की अगर मैं बात करूं, हालांकि ऐसा इम्पॉसिबल है, बट फिर भी अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि मतलब जितना भी मेरा इंडक्टेंस प्राइमरी कॉइल में आ रहा था, उतना का पूरा सेकेंडरी कॉइल में भी जाना चाहिए। हमने पढ़ा हुआ था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों में इक्वल होता है, समझ रहा है। बट आपको लगता है कि कभी ऐसा होगा? नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जरूरी, मान लो इतना बड़ा ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मर है और मैं इतना छोटा सा हूँ, और इसके पास अगर मैं जाऊँगा, इसमें तो कितनी सारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती रहेंगी, तो मेरे में कितनी आ रही है? मेरे में सिर्फ यही लाइन ऑफ फोर्स आ रही है, ये वाली किधर गई? तो जितना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ये प्रोड्यूस करता है, जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस सेकेंडरी कॉइल में टच हो जाए, समझ रहा है। इसीलिए ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। बट मैं आइडल ट्रांसफार्मर की बात करूँ तो इनपुट पावर जितनी है उतनी आउटपुट पावर भी होती है। मतलब कि जितना इंडक्टेंस प्राइमरी कॉइल में रहेगा उतना इंडक्टेंस सेकेंडरी कॉइल में भी होना ही चाहिए, समझ रहे ना, ऐसा होना चाहिए। बट ऐसा इम्पॉसिबल है रियलिटी में। बट आइडल ट्रांसफार्मर की बात करो तो ऐसा हो सकता है, हम ऐसा माने, अगर हम कंसिडर करें तो हमारा इनपुट पावर क्या होगी? अब देखो क्या होती है हमारी इनपुट पावर, आप ही जरा बताओ। कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है इंटू कितना इंडक्टेंस उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, यानी ई, कितना इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, यानी ई आई पी प्राइमरी कॉइल के लिए और सेकेंडरी कॉइल के लिए ई आई एस। अगर मैं ई एस अपॉन ई पी करूँ तो आई पी अपॉन ई एस हमको ये मिलेगा। और अभी हमने फाइंड किया कि ई एस अपॉन ई पी क्या होता है? एन एस अपॉन एन पी। तो ये हमारे देखो पूरा का पूरा लाइन से क्लियर हो जाएगा, समझ रहे ना। मतलब ई एस अपॉन ई पी की वैल्यू क्या है? आई पी अपॉन आई एस भी है और ई एस अपॉन ई पी की वैल्यू भी एन एस अपॉन एन पी भी है। यानी इन तीनों की इक्वेशन से हम इस पूरे इक्वेशन को लिख सकते हैं क्या? हम पूरा ये लिख सकते हैं क्या? तो ये पूरा फाइनली हमारे को ट्रांसफॉर्मर से एक रिलेशन मिला है, समझ गया। ये बातें आपको जान के रखनी है। फाइनली अगर मान लो हमारा सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहे तो अगर हमारा, देखो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या निकाला? ई एस अपॉन ई पी इजिकल टू हमको क्या मिला? एन एस अपॉन एन पी, और ई एस अपॉन ई पी इजिकल टू हमको करंट में क्या मिला? देख सकते हो आप, देखो यहाँ पे वैल्यू क्या मिली? आई पी अपॉन आई एस, उल्टा, ठीक है। तो आई पी अपॉन आई एस मिला। चलो अगर मान लो मेरा सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, सेकेंडरी कॉइल मेरी ज़्यादा है, अच्छा आप इसका मतलब भी तो समझते हो ना, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अगर मेरा मान लो सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा है तो आप ही बताओ, मतलब मेरा फिर सेकेंडरी कॉइल का EMF भी ज़्यादा रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा तो नंबर ऑफ EMF भी ज़्यादा रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मतलब इसमें हम ज़्यादा ट्रांसफार्मर कह सकते हैं कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर मान लो सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइल्स है और प्राइमरी कॉइल में कम है, और प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में हमारा ट्रांसफार्मर में EMF जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कि उसमें इंडक्टेंस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। और करंट लेकिन प्राइमरी में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि प्राइमरी से ही तो हमारा जितना ज़्यादा प्राइमरी में करंट रहेगा उतना ज़्यादा ही सेकेंडरी में भी जाएगा ना। तो करंट हमारे प्राइमरी में ज़्यादा है लेकिन EMF हमारा सेकेंडरी में जा रहा है, क्योंकि वो देखो लाइन ऑफ जाती है ना कॉइल, अगर हम पास में रखते हैं तो। बट अगर हमारा NS है, NS नंबर ऑफ हमारा जो मतलब सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर वो हमारा कम ठहरा और NP ज़्यादा रहा
तो हमारा ईपी ज़्यादा होगा लेकिन हमारा आईपी कम रहेगा। तो बस इतनी सी बातें समझना है, सिंपल बात है। अगर मान लो ये एक कॉइल है और ये दूसरी कॉइल है, अब इसमें इसमें से इसमें ईएमएफ लाना है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें करंट ज़्यादा रखना पड़ेगा। इसमें करंट ज़्यादा रखूंगा तो इसमें ईएमएफ ज़्यादा होगा। समझ रहा है? मतलब अगर मैं मान लो कि अगर मेरा ईएमएफ इसमें ज़्यादा हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में, इसका मतलब मेरा ईएमएफ प्राइमरी कॉइल का कम है, बट करंट मेरे प्राइमरी कॉइल का ज़्यादा रहेगा और इसका करंट मेरा कम रहेगा, इसका सेकेंडरी कॉइल करंट कम रहेगा। तो वही चीज़ है। अब देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना? मतलब एक चिंदी सी बात, बहुत आसान बात है ये। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा तो इसमें ईएमएफ ज़्यादा, बट ईएमएफ ज़्यादा तो इसमें करंट कम। समझ गया? ये बात आपको समझनी है। वैसे अगर मान लो यहाँ पे एनपी में एनपी ज़्यादा तो ईपी ज़्यादा, बट फिर आईपी कम। समझ रहा है? तो प्राइमरी कॉइल में अगर करंट कम है इसका मतलब कि ईएमएफ ज़्यादा रहेगा और नंबर ऑफ टर्न्स भी उसके ज़्यादा रहते हैं। तो ये बात आपको जान के रखनी है। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर का सारा फंडा था, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर। मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।